बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हकीकत क्या है में मैं हूं आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमें जो ज्वाइन किया है निसार कियानी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, प्रोग्राम में जो हम बात करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अहम तरीन जो इशू है पाकिस्तान और भारत के हवाले से, उस हवाले से हमने बात करनी है। और मोदी की जो बौखलाहट है वो खुलकर सामने आ रही है, और पूरी दुनिया में जैसे आपने देखा कि मोदी की जो जग हसाई हुई, जो हजीमत मोदी को उठाना पड़ी, वो न सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि मोदी के अंदर भी और भारत के अंदर स्पेशली तौर पर जो अपोजिशन है वो भी मोदी के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। और बड़े सख्त तरीन किस्म के सवालात न सिर्फ मोदी से बल्कि मोदी की पूरी जो काबीना है उससे किए जा रहे हैं। मैं बात करूंगा बलूचिस्तान में एक बार फिर भारत की जो दहशतगर्दी है वो जारी और सारी है, और मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। जो 6 से 10 मई के दौरान हुआ, वही चीज़ें बलूचिस्तान के अंदर भी दोहराई जा रही हैं। जो मोदी ने हमला किया, जो अटैक किया पाकिस्तान पर भी, वो भी आपने देखा कि मस्जिदों पर और मासूम जो शहरी हैं सबसे ज़्यादा उन्हें निशाना बनाया गया। निसार कियानी साहब, एक तो जो पूरा साउथ एशियन रीजन है, जिस तरह मोदी सरकार इसे जंग की एक कैफियत में धकेलने की कोशिश कर रहा है, क्या कहेंगे? इस सिचुएशन पर इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे इन्वॉल्व हो सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया एहसन हमीद राजा साहब। आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और इस अहम मौजू पे गुफ्तगू का मौका दिया। पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने आपने सवाल रखा कि मोदी के जो जाराना अज़ाइम थे, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की जो इंतहा पसंद हुकूमत है और उसके जो अज़ाइम है वो खिते के अंदर एक तो हिंदुत्व है और बजरंग दल है और उसकी जितनी एक्सट्रीमिस्ट तंजीमें उनकी आशीर्वाद हासिल है। और वो एक अरसे से जब से ये सरकार भारत के अंदर बरसरे इक़्तिदार है, वो खिते का अमन जो है उसको सुबताज़ करने के लिए वो उनकी कोशिश लगी हुई है। और ये जिस तरह आपने बात की कि मोदी के जो एक तो उन्होंने ये पाकिस्तान के नेते शहरियों को एक अपने जाराना ये अज़ाइम को की तकमील के लिए अपने नाक उन्होंने जो है उसको निशाना बनाया, मस्जिदों को टारगेट किया। उसके बाद फिर वो बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए वहाँ पे हुँ। दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियों में आता है। हुँ। और ये प्रॉक्सीज़ जो है उनको बाकायदा वहाँ पे ये उन प्रॉक्सीज़ के जो कारिंदे हैं वो भारतीय जो मीडिया उसके ऊपर बैठ के इन कार्रवाइयों की जो है वो सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये भारत जो वो चाहता है कि पाकिस्तान के को जो है अंदरूनी खलफशार का वो शिकार करके तो इसको जो है इसको माशी तौर पे वो कमज़ोर किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो हम देखते हैं कि सियासी गवर्नमेंट और पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं, उनकी जो इस वक्त जो मोदी के अज़ाइम थे, उनके खिलाफ जो हिकमत अमली देखी और फिर कौमी इत्तेहाद और यकजहती की एक काबिल तारीफ़ जो मिसाल है, वो सामने आई हमारे मुल्क के अंदर। वो माज़ी में उसकी नज़ीर नहीं मिलती है। और उसमें ये हमने देखा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें उन्होंने यकजहती का मुज़ाहरा किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट ने मुश्तरका करारदादें मंज़ूर की। उसमें ये हुआ कि हुकूमत को और अस्करी इदारों को एक बयानिया जो है जब बैरूनी खतरा था भारत की तरफ से, तो एक एक मुतफ़िका बयानिया जो है वो सामने आया। इसमें हमारा जो मीडिया है उसका किरदार अगर देखा जाए, पाकिस्तान का जो जो कौमी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसने एक बहुत पॉज़िटिव किरदार अदा किया है। और मैं समझता हूँ कि ये किरदार पाकिस्तान के अंदर एक यकजहती की फ़ज़ा जो है उसके बायस ये कायम हुई है। और ये फ़ज़ा जो है यकजहती की अगर इसी तरह कायम रहती है तो पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ताला मज़ीद जो है माशी और सियासी इस्तेहकाम वो आ सकता है। निसार कियानी साहब, मैं ये भी आपसे जानूँगा कि जिस तरह की सिचुएशन है और ख़ास करके इंटरनेशनली अगर आप देखें, तो ट्रंप ने जिस तरह के बयानात दिए, वो सऊदी अरब के दौरे पर थे, फिर कतर के दौरे पर थे, और साथ ही जब मुत्तहिदा अरब अमारात गए तो उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं और ख़ास करके जो वार हुई, उस हवाले से बड़ा डिस्कस किया। और जो मोदी को जग हँसाई हुई, आप देख सकते हैं कि जिस तरह ट्रंप भी वहाँ से ये कह रहा था कि मिल बैठें और मिल बैठकर जो मामलात हैं वो हल करें, लेकिन मोदी सरकार उस तरफ नहीं जा रही। इंसानी हुकूक की जैसे हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं,
وہ اس پر کچھ کہنے سے بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں قاصر ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتی محاذ پر ہمیں یہ جنگ لڑنی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ نہتے جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ابھی کی جو سچویشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مودی سرکار لازماً جو ٹارگٹ کرتا ہے وہ معصوم شہریوں کو کرتا ہے؟ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں، وہ اگر یورپ میں اس طرح ہو تو یقینی طور پر وہ بڑے فوراً سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پابندیوں کی بات کرتے ہیں؟ کیا مودی کو بھی اور مودی کو احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے گا؟ دیکھیں احسن صاحب، بات یہ ہے کہ جنگیں جو ہے، جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہوتا ہے، اور جنگوں میں جو بھی ہوتا ہے اقتدار کے ایوانوں سے بہت دور جو عام شہری ہوتے ہیں اس کا نشانہ وہ بنتے ہیں، اور اس کا فاتح کوئی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے ٹرمپ کی بات کی اور ٹرمپ نے جس طرح اپنا کردار ادا کیا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو خطہ ہے، اور انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جو ممالک ہیں، جو نوآبادیاتی طاقتیں ہیں جن کے زیر تسلط جو خطے رہے، تو ان کا یہ ہے کہ ان کا اثر جو ہے آزادی کے بعد آج بھی وہ قائم و دائم ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ فرانس ہے، فرانس کے زیر تسلط جو ریاستیں تھی، وہ اپنے بجٹ کا 85% آج بھی فرانس کے پیرس کے جو بینک ہیں ان میں رکھتی ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ جو ہم لوگ برٹش امپائر کے ہم جب ہندوستان جب متحدہ تھا تو اس کے زیر تسلط تھے، تو آج بھی جو برٹش امپائر ہے، یا اس کے بعد یہ امریکہ ہے، اس کی ایک اکیلی یہاں پہ تھانے داری ہے، تو وہ بھی اپنا جو ہے یہاں پہ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی یہاں پہ جو اپنا جو اثر و رسوخ وہ رکھتے ہیں وہاں پہ۔ اب اس کیفیت میں آپ دیکھیں کہ جب ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو افراط زر ہے اس کی کمی ہے، جو آپ کی کرنسی ہے اس کی قدر جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، اور معاشی جو ہے عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جب لوگوں کی بائنگ پاور، قوت خرید جب کم ہوتی ہے، تو وہاں پہ جو آپ کا کنزیومر کیپٹل ہے وہ اس طرح گرو اپ نہیں کرتا ہے، اور لوگوں کی جب قوت خرید کم ہوتی ہے تو وہاں پہ جو وار کیپٹل ہے اس کی وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کے کانفلکٹ پیدا کر کے تو اس کو وہاں پہ امپوز کیا جائے، اور وہاں پہ اس کے ذریعے جو ہے وہاں پہ وہ پیسہ کمایا جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان قوتوں کی آپ دیکھیں کہ ان کی بالکل وہاں پہ وہ اپنی جو ہے انٹرسٹ تھے اپنے، اور انہی انٹرسٹ کی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی حکومت جو آئی ایم ایف کے قرضوں کے لیے کتنی مذاکراتی ٹیمیں آتی تھی یہاں پہ، ٹیمیں آ کے وہاں پہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا، وہ ان کے مذاکرات کا ایک سلسلہ در سلسلہ وہ ایک چلتا تھا۔ لیکن یہ ہوا کہ ہم نے جب دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا کی جب کلیش شروع ہوئی، جو کشیدگی کی فضا پیدا ہوئی، تو وہاں پہ آل آف دا سڈن جو ہے وہ یہ ہوا کہ آئی ایم ایف نے وہ قرضہ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کو جاری کیا۔ وہ اس میں اگر ہم دیکھیں یہ تو اس کا کتنی بڑی کامیابی دیکھتے ہیں پاکستان کی سر اس حوالے سے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان سفارتی محاذ اور سفارتی جو جنگ ہے وہ اچھے طریقے سے لڑ رہا ہے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی جو پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے جو قرضہ ملا، تو پاکستان کا جو آئی ایم ایف ہے یا عالمی مالیاتی ادارے ہیں، ان کا جو حکومت پاکستان کی جو معاشی اور سیاسی جو پالیسی ہیں ان کے تسلسل پہ اعتماد کا اظہار تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو خارجہ پالیسی کی اگر کامیابی بھی کہیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس میں پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی خارجہ پالیسی کا بھی اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ فوری طور پہ ہوا، اور اس کیفیت میں عالمی مالیاتی ادارے کافی محتاط ہوتے ہیں، وہ قرضے نہیں دیتے ہیں، لیکن فوری طور پہ پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ کرنا بھی، اور وہ بھی جنگ کی سچویشن میں، بالکل جب انڈیا کا دباؤ بھی تھا، بالکل انڈیا کا دباؤ تھا، اس نے بڑی بھرپور کوشش کی، اور پاکستان کی قرض نہ ملا۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے، پاکستان کی جو فارن جو منسٹری ہے اس کی جو کامیابی آپ وزارت آپ کہہ رہے ہیں سوری، اس کی آپ کامیابی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور بھرپور کامیابی ہے۔
अच्छा नाज़रीन, इस हवाले से भी आपको बताएँ कि मोदी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये तमाम तर जो चीज़ें करते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो अपने इक़्तिदार के लिए और सियासत चमकाने के लिए जहाँ भी कोई इलेक्शन आते हैं तो मोदी का जो नज़रिया है और हिंदुत्व की जो पॉलिसी है, वो 3 चीज़ों पर मुनहसिर है। उसमें सबसे पहले कश्मीर के हवाले से, दूसरे पे मुसलमानों के हवाले से और तीसरा पाकिस्तान के मुखालिफ जितने भी नारे हैं उनके और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, वो इन तीनों चीज़ों पर मबनी है। मैं इस हवाले से भी आपको बताऊँ कि जितने भी जलसे हैं, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाकर, सख्त स्पीचेज़ करके वो अपना इलेक्शन गेन करते हैं। लेकिन इस पर जो डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ हैं, डायरेक्टली इस हवाले से उन्होंने कहा कि अगर मोदी जंग चाहता है, तो जंग ही सही, फिर जंग ही होगी और हम जंग के लिए तैयार हैं। इस हवाले से दो टोक जो मौक़िफ़ है हुकूमत का और ख़ास करके हमारे जो इदारे हैं उनका, वो काबिल सत्ताइश है। मैं निसार कैनी साहब आपसे इस हवाले से पूछूँगा, क्या मोदी का जो इक़्तिदार है खतरे में जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि जो कांग्रेस है बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से पीछे पड़ी हुई है और मोदी को इस दफ़ा 2/3 भी अक्सरियत हासिल नहीं है। तो क्या समझते हैं आने वाले दिनों में मोदी के लिए खतरात मज़ीद बढ़ेंगे? बिलाशुबा इसमें कोई शक की बात नहीं है। मोदी को ये इस वक़्त जो इक़्तिदार है वो चंद निशिस्तों का जो बेशतर इंडिया की जो रियासतें हैं उनमें मोदी को बदतरीन शिकस्त का सामना है और आने वाला जो इलेक्शन होगा उसमें ये मैं समझता हूँ कि ये मोदी का जो है आखिरी टेन्योर होगा और आने वाले दौर के अंदर जो है वहाँ पे ये जो बीजेपी है ये रजीम नहीं रहेगी, वहाँ पे कोई दूसरी पार्टी वहाँ पे बरसरे इक़्तिदार आएगी। लेकिन इंडिया की ये अपनी अंदरूनी अंदरूनी सियासत है, उसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन वो जिस तरह आपने गुफ्तगू की कि वो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके मुसलमानों के खिलाफ एक इश्तियाल अंगेज़ वो कार्रवाई का हमने देखा कि इंडियन मीडिया ने जिस तरह बकवासियात की हुँ। और वहाँ पे हम पूरी जब जंग यहाँ पे इंडिया जो है जारियत कर रहा था, तो उसका मीडिया ये कह रहा था कि भाई इस्लामाबाद पे कब्ज़ा हो गया, लाहौर पे हो गया, कराची पोर्ट पे हो गया। वो झूठ की हिंसा थी और वहाँ पे हम लोग तो सोशल मीडिया पे ज़रा मज़ाक लोगों ने ये कहा कि हम भाई यहाँ पे जो है ना इंडिया ने यहाँ पे सारा कुछ वो कब्ज़ा कर लिया और हम जन्नत से यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बात ये है कि इंडिया की इस तरह के जो अज़ाइम है मैं समझता हूँ वो अब कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अब जो है दुनिया जो है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की दाने पे खड़ी है हुँ। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो पॉलिसियाँ हैं, वो भारत के लिए ना मफ़ाद में, ना पाकिस्तान के लिए और ना ही खित्ते के लिए। और इस खित्ते का जो सबसे बड़ा जो मसला है, वो मसला है कश्मीर है और ये मसला है कश्मीर जो है जब तक हल नहीं उसके होगा तब तक। उसके लिए ये है कि भारत को अपनी जो हठधर्मी है, उसकी जो पॉलिसियाँ हैं हठधर्मन इसके बारे में इस मसले के बारे में वो तर्क करनी होंगी और कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है, जो यूएन ने उनको दे रखा है, वो देना होगा और गैर मशरूत राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है, वो जब होगा यहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि खित्ते के अंदर जो है, वो अमन और इस्तेकाम का वो ख्वाब जो है शर्मिंदा ताजिर होगा। वो पाया तकमील तक पहुँचेगा। तो इस सिलसिले में अगर हम जिस तरह आपने आईएसपीआर की बात की, तो पाकिस्तान अस्करी इदारे के जो तर्जमान हैं, उन्होंने जिस अंदाज़ में आलमी मीडिया को ब्रीफिंग दी और नेशनल मीडिया को ब्रीफिंग दी, इस सारे तनाज़ुर में मैं समझता हूँ कि जो मसला कश्मीर का हकीकी रूह थी, उसके मुताबिक उन्होंने यहाँ पे मीडिया को आगाह किया और फिर यूएन की जो रेज़ोल्यूशन है, उनको ऑन बोर्ड लेके उनको हकीकी जो माने मसला कश्मीर है, यहाँ पे पाकिस्तान ने ये नहीं दावा किया कि कश्मीर हमारा है, बल्कि पाक फ़ौज के ने खुद ये कहा कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और हुँ। डिस्प्यूटेड टेरिटरी उसमें इंडिया, पाकिस्तान और चाइना 3 फ़रीक है। चौथा फ़रीक जो है कश्मीरियों को भी यहाँ पे माना गया और मैं समझता हूँ कि ये जो अमन का जो ख्वाब है, वो मुनतज होता है इन 4 फ़रीकों के मिल बैठने में। ये जब मिल बैठेंगे और वहाँ पे एक मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे और वहाँ पे इस मसले का जो दायमी देरपा हल निकालेंगे, तो उसकी सूरत में ही यहाँ पे अमन का ख्वाब पूरा हो सकता है और मैं समझता हूँ कि ये कोई मुश्किल नहीं है और अगर आप देखें तो ये हमारा जो सबसे अच्छा जो बयानिया है
इस खित्ते के लिए वो बियानिया अमन का बियानिया है। जंगें और पाकिस्तान बयानियों से लड़ी जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बयानिए के ऊपर कोई आता ही नहीं है, और पाकिस्तान के मीडिया का जो पॉजिटिव रोल है उसको हम एप्रिशिएट करते हैं। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि इंडियन मीडिया है जो 150 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करता है, उसको भी ये अमन का बयानिया लेके सामने आना चाहिए। पाकिस्तान के मीडिया ने जंग के माहौल में भी अमन के बयानिए को प्रमोट किया, और इस बयानिए को लेके हमें आगे चलना होगा, क्योंकि ये इस खित्ते के मफाद में है कि जंगें जो है वो तबाही और बर्बादी लाती हैं, और तबाही और इस खित्ते की ये दो जो डेवलपिंग जो तरक्की पजीर जो ममालिक हैं, इंडिया और पाकिस्तान, 200 करोड़ जो लोग हैं, वो मेरे ख्याल में किसी जंग के मुतामिल नहीं हो सकते हैं। वो तो उनके लिए ज़रूरी है, इस खित्ते की तरक्की के लिए, इस खित्ते के बल्कि इंसानियत के ज़रिए के लिए ज़रूरी है कि अमन के बयानिए को जो है वो प्रमोट किया जाए। अच्छा, निसार यानी साहब, बाखबर आप सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद में तमाम तर एक्टिविटीज़ को बड़े अच्छे से देखते हैं। मैं इस हवाले से पूछूँगा कि जो मोदी को जग हसाई का सामना करना पड़ा, और ख़ास करके जो मुश्किलात उसे इंडिया के अंदर पेश आ रही हैं, दीगर रियासतें भी आज़ादी माँग रही हैं, उनके ख़िलाफ़ भी वो कार्रवाइयाँ वहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं, और क्या हमारे इदारों के हवाले से भी इस हवाले से पैगाम देंगे कि हमें बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि मोदी इस जो जग हसाई के बाद, इस हज़ीमत के बाद, जिस तरह ऑपोज़िशन उनके बिल्कुल पीछे पड़ चुकी है, तो क्या दोबारा कोई ऐसा इक़दाम उठा सकता है कि दोबारा कोई हमला कर दे, या इसी तरह का कोई पहलगाम फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए कोई और ऑपरेशन रचाकर, तो वो खुदा न ख़ास्ता आज़ाद कश्मीर के अंदर या कहीं कोई अटैक ना कर दे? एहसन साहब, जिस दौर में मैं और आप बैठे यहाँ पे स्टूडियो में बात कर रहे हैं, ये दौर जदीद दौर है, और ये टैंकों का और तोपों की जंगों का दौर नहीं है, बल्कि ये जदीद तरीन जंगें हैं, जिसमें आपने देखा कि ड्रोन के ऊपर जो है वो टारगेटेड जो डेस्टिनेशन थे उनको टारगेट किया गया, और ये जंगें जो है सारी सैटेलाइट के जरिए वो लड़ी गई। अब तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं, लेकिन जो है बैरूनी रियासतों को अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी के लिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, और दफ़ा जो है उसको हमेशा मज़बूत वो से करना मज़बूत होना चाहिए, चाहिए। मजबूत होना चाहिए। और हमारा जो अस्करी इदारा है पाक फौज के बारे में एक आम ये तासर क्या ये हम तो था। हमेशा दहशतगर्दी से भी लड़ते आए, और बिल्कुल। हम हमेशा तैयार रहते हैं इस एतबार नहीं, से। नहीं, यहाँ पे कुछ सियासी जो कुव्तें थी, सियासी पार्टियाँ थी, उन्होंने हमारी फ़ौज के बारे में एक बयानिया, एक राय कायम की हुई थी कि ये लोग सियासत में मदाखलत करते हैं, और सियासत के हुकूमत की तोड़-फोड़ में इनका होता है। लेकिन इस जो सारी कैफ़ियत है, इस कशमकश में जो अहम जो पेशरफ़्त हुई है, वो पेशरफ़्त ये थी कि पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने आप को एक प्रोफ़ेशनल इदारे के तौर पर मनवाया है। वो मनवाया है, और दुनिया ने माना है कि पाकिस्तान की फ़ौज एक मुनज़्ज़म, एक प्रोफ़ेशनल इदारा है। और उसके साथ फिर पाकिस्तान की सियासी मुंतखब जमहूरी हुकूमत ने जिस तरह पाक फ़ौज के सरबराह को फ़ील्ड मार्शल का जो है ओहदे वो तरक्की देके उनको जो एज़ाज़ बख्शा है, ये पाकिस्तान की फ़ौज की जो प्रोफ़ेशनल क्रेडिबिलिटी जो है, उसके ऊपर मज़ीद जो है मोहर तस्दीक सब्त करता है। और मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज के बारे में जो बयानिया था, जो सियासी बाज़ सियासी यहाँ पे कुव्तें वो लगा रही थी, उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रही थी, वो बयानिया वो जो है दब्बे वो धुल गए। और ये पाकिस्तान की फ़ौज ने जिस तरह अपने आप को मनवाया है, ये दुनिया ने ये तस्लीम किया है। और खित्ते के अंदर जो भारत अपने आप को ताकत का एक तवाज़न वो इम्बैलेंस करने की वो कोशिश कर रहा था, इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक कर कर के पाकिस्तान की फ़ौज के जो भरपूर जवाब की सूरत में मैं समझता हूँ कि दुनिया ने ये जो देखा। है दुनिया ने देखा, और दुनिया ना सिर्फ दुनिया बल्कि इस खित्ते के अंदर जो है ताकत का जो तवाज़न है वो बैलेंस होके सामने आया है। एग्ज़ैक्टली। यानी साहब, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे इस हवाले से पूछूँगा कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्या समझते हैं माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है? और जो अभी करंट सिचुएशन रही पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के दौरान, तमाम जमातें एक पेज पर थीं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से यकजहती दिखाई गई। क्या समझते हैं आने वाले दिनों में अगर यही यकजहती बरकरार रहे, तो मुआशी लिहाज़ से हम आगे जा सकते हैं? क्योंकि आखिर कब तक कशकोल के दरवाजे और कब तक हम आईएमएफ के कर्जे लेते रहेंगे? इसके लिए आपकी क्या राय है? देखिए एहसन साहब, जब मुल्क को बैरूनी खतरात का सामना होता है तो
अवाम और सियासी जमातों में जो है अगर यकजहती हो तो रियासत को और अस्करी जो इदारे होते हैं उनको फैसला साजी में काफ़ी आसानी होती है। और हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक यकजहती की फ़ज़ा कायम हुई और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की जितनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका बयानिया एक मुश्तरका बयानिया हुआ, जिसके बाद ये हुआ है कि हुकूमत को और अस्करी इदारों को जो एक बयानिया बनाने में और बहुत आसानी रही और उसमें ये है कि ये एक पॉजिटिव साइन है। पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव रोल दिया बयानिया बनाने में और उसका ये एक पॉजिटिव फ़ायदा हुआ। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये जब इस तरह की सिचुएशन ये जब ख़त्म हो जाती है, बैरूनी खतरे का जो वो टल जाता है, तो उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपने बयानियों पे जो पुराने जो होते हैं वो तज़ादात उनको सामने रख के वहाँ पे फिर आके अपनी पोज़ीशनों पे खड़ी हो जाती हैं। लेकिन ये पॉज़िटिव साइन है। इसमें ये होता है कि आपकी मकनना जो है मुश्तरका जो है वो करारदाद रेज़ोल्यूशन वहाँ पे उनकी अप्रूवल होती है। फिर आपके जो बजट है वो मुश्तरका तौर पे वो उसको जो है अप्रूवल होने में कोई मुश्किलात नहीं आती हैं। अब ये मई-जून का महीना है, बजट पेश होगा, इसमें ये होगा कि तमाम इस वक़्त जो है यकजहती की फ़ज़ा है और मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान की जो सियासी हुकूमत है इस वक़्त मुंतखब जमहूरी हुकूमत है, उसको फ़ैसला साज़ी में काफ़ी आसानी हासिल होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम की हकीकत आपने जानी और तमाम तर जितने भी इश्यूज़ हैं उस हवाले से निसार कियानी साहब को आपने सुना। प्रोग्राम के हवाले से फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।